चलिए जी, welcome everyone. This is another lesson in your online IELTS preparation course brought to you by WSL Consultants. I am Abdul Basit, and today we will talk about common mistakes that IELTS test takers do, specifically in the writing section, and how if you avoid these mistakes, you can dramatically increase your bands and have easy success in IELTS. चलिए, the first thing is many people of you, आप में से लोग क्या करते हैं कि they try to write fancy words in it, memorize कर लेते हैं vocab regarding different topics, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको रटी हुई vocabulary आ जाती है, and what the test takers will do, स्पैम कर देते हैं अपने टेस्ट को विद फोर्स्ड वोकेबलरी। अब उस फोर्स्ड वोकेबलरी को ऐड करने से क्या होता है कि उससे ना जो आपके यानी कि सही वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स के अंदर ऐड होना होते हैं, वो हो नहीं पाते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि इट्स इनएक्यूरेट ग्रामेटिकली और समटाइम इट्स इनअप्रोप्रिएट मीनिंग वाइज। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी वोकेबलरी यूज कर रहे होंगे उसको आपने फॉर द अप्रोप्रिएट प्लेस पे ही यूज करना है। जैसे मैं एक बड़ी फेमस एग्जांपल और इजी एग्जांपल देता हूँ कि लुक, वॉच एंड सी, दीज आर थ्री वर्ड्स एंड दे ऑल मीनिंग द सेम कि आप किसी चीज को देख रहे हो। ठीक है, एंड कैन यू लुक एट द टीवी एंड यू वॉच आउटसाइड द विंडो। ठीक है, कैन यू डू दैट? अगर तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्लीज लुक एट द टीवी, ठीक है, या आई एम लुकिंग एट द टीवी, आई एम लुकिंग माई फेवरेट टीवी शो ऑन नेटफ्लिक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात तो वही है कि मैं नेटफ्लिक्स पे अपना पसंदीदा शो देख रहा हूँ। अब चूंकि इनअप्रोप्रिएट वर्ड मैंने यूज किया लुकिंग, because whenever you are seeing on a screen you don't use the word look, okay, you use the word watch. I'm watching, ठीक है, watch the word यूज होगा। same goes with my other example, I'm watching outside the window। ठीक है, अब उसके अंदर यू आर इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ एंड आप किसी चीज को डायरेक्टली देख रहे हो, दैट थिंग इज फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है इट्स नॉट वॉच, इट्स लुक। ठीक हो गया, एंड सी, सी जो होता है ना, ये भी शॉर्ट टर्म में बेसिकली यूज होता है, या उसको अगर आप कह लें कि कोई चीज आपसे करीब होगी उसके लिए आप सी यूज कर लेंगे। ठीक है, सी एंड लुक मोस्टली दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट आप जो है ना, अच्छा मजे की बात है, आई एम वॉचिंग एट यू तो गलत हो जाएगा। ये मुझे एक मैसेज आया इनबॉक्स में, चैट में, आई एम लुकिंग एट यू इज करेक्ट एंड आई एम वॉचिंग एट यू इज रॉन्ग। आई एम वॉचिंग यू इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसका टोटल मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? अब देखें जी, आई एम लुकिंग एट यू का मतलब है कि मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, हम वॉचिंग यू का मतलब जो होता है ना, वो होता है कि मैं आपकी निगरानी कर रहा हूँ, मैं आपको नजर क्लोजली होती कर रहा हूँ। ठीक है, सो वर्ड्स आर काइंड ऑफ द सेम, लेकिन अब पहले एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि वो जो था ना ग्रामेटिकली रॉन्ग है, द इनअप्रोप्रिएट यूज बिटवीन लुक एंड वॉच। ये जो सेकंड एग्जांपल अब मैंने बताई है, ये जो आपका है ना मीनिंग वाइज रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो इस चीज को ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स, आपने सबने, whenever you are using any word, try to use the appropriate meaning wise as well as grammatically। ठीक है, although it's very important to have a wide range of vocabulary, that's why you will get higher bands, but it doesn't mean कि आप जो है ना
फोर्स करें एज मैनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स एज पॉसिबल। और इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएंगी, एंड द बैंड्स, द स्कोर यू विल गेट, इट विल गेट डाउन। ठीक है, ना कि वो बढ़ेगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो बजाय इसके कि आप लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स को जो है ना मेमोराइज करें और फिर उसका गलत यूज कर लें, ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल इन दी वोकेबलरी सिलेक्शन ओनली। ठीक है, इसमें अगर आपको एक वर्ड जो है ना लाइक बहुत ही कोई हाई फाई मतलब पता है वर्ड का, लेकिन वो अप्रोप्रिएटली लगेगा नहीं, तो ये आपको अल्टीमेटली जो है ना वो बैंड्स माइनस करवा देगा, ना कि वो उसके अंदर आपको एडिशन करवाएगा। अब मल्टीपल पीपल आस्क मी के जी अब यहाँ पे देखे ना मैंने मल्टीपल यूज किया, आई कुड हैव यूज द वर्ड न्यूमरस, न्यूमरस पीपल आस्क मी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यूमरस पीपल जो है ना वो अप्रोप्रिएट है, और मल्टीपल जो है ना वो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सिनेरियो। यहाँ पे इस वक्त इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल हम ना ऐसी चीज में कहते हैं जिनको हम ना काउंट कर सकें। वैसे तो हम पीपल को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना मल्टीपल यूज होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ न्यूमरस लगा रहा हूँ तो दैट मीन्स इट्स अप्रोप्रिएट। तो न्यूमरस पीपल हैव आस्क्ड मी कि जी हाउ कैन वी लर्न न्यू वर्ड्स so we don't mistake with the vocabulary thing, and इसमें हम inappropriate use ना कर सकें। So the first thing that I'll tell them कि try to read natural English as much as possible. And now what's natural English? Natural English is anything of the original writing piece you will get. आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, you can consult to magazines, either they are printed or they are published online, और ब्लॉग्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें। उसमें आपने रीड करते हुए क्या करना है, मीनिंग और ग्रामर को स्पेसिफिकली माइंड में रखना है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो कम से कम आपकी एक मिस्टेक कम हो जाएगी। द काइंड ऑफ राइटिंग टास्क आई रिसीव मोस्टली उसके अंदर ये मिस्टेक होती है, लेकिन एज सच इसके अलावा ना नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं बताने लगा हूँ ना वो उसमें ज़्यादा होती है। अब व्हाट्स द नेक्स्ट मिस्टेक? द नेक्स्ट मिस्टेक दैट I'd like to discuss is silly and small grammatical mistakes। अब इज एम आर की गलती, हैज और हैव की गलती बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता आया था। ठीक है, तो हैज एंड हैव की गलती कर लेते हैं, एज एम आर की गलती कर लेते हैं। बाज जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हो गई आपकी वो भी स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में ही आ जाती हैं। आप समझ लें कि ऐसी चीजों को ऐसी चीजों से आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने राइटिंग टास्क को टाइमली कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद आपने स्पेशली उसको प्रूफ रीड करना है। नाउ व्हाट्स प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग मींस whatever you have written it, you will go back from the start to the end and you will analyze it line by line and word by word। उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा। नाउ अगेन जो कंप्यूटर बेस्ड वाले होंगे दे हैव एडवांटेज ओवर पेपर बेस्ड वंस। व्हाई? बिकॉज उनको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर आपकी आधी लाइन आप रिप्लेस करना चाह रहे हो एंड यू आर इन द computer delivered IELTS, so you can easily go to that specific line, select the text backspace, enter the new word, and your whole paragraph will be ready to go। But if you are on paper based वालों को इस चीज का नुकसान है कि अगर लेट्स सपोज आपने 2 पैराग्राफ लिख लिए, यू आर ऑन द थर्ड पैराग्राफ एंड सडनली यू फाइंड आउट के देयर इज अ मिस्टेक ऑन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, एंड अगर आप उसको रेक्टिफाई करते हो तो आपकी जो है ना हाफ या उससे ज़्यादा लाइन यूज करना पड़ेगी। अब यू कैन ओनली एडिट द राइटिंग सो मच।
ठीक है। अब एडिंग द राइटिंग राइटिंग सो मच का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा उसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये एक समझ लें कि कोलोकेशन है, कि आप उसको वर्ड बोला कुछ और जा रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है। अब डूइंग द थिंग टू मच, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ओनली एडिट द राइटिंग, द हैंड राइटिंग टू मच, तो मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कर सकते हो, उसका मतलब अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि आप उसमें से सिर्फ लिमिटेड पार्ट को ही एडिट कर सकते हो। तो अब उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बट कंप्यूटर बेस्ड वालों को ये बेनिफिट है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एट लीस्ट कंसीडर ट्राइंग प्रैक्टिसिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड। और अगर आपको समझ नहीं आता, राइटिंग में प्रॉब्लम्स लगती हैं, टाइम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओनली देन I say okay fine, that's totally okay. इसकी marking is all the same. You can always go towards the paper based. But ठीक है, अब प्रूफ रीडिंग के बारे में, प्रूफ रीडिंग में आपने क्या करना है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन चेक करना है। स्मॉल मिस्टेक्स बाज औकात हमें फर्स्ट ट्राई में नहीं मिलती, सेकंड ट्राई में मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी ट्रिक आयट्स में यही है, आपने अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है हमेशा। इससे क्या होगा, अगर आप एक दफा गो थ्रू कर रहे हैं और आपसे जल्दी में कोई चीज मिस हो गई है, दूसरी दफा आप जाएंगे, आपका माइंड प्रेजेंट होगा, यू कैन ऑलवेज कैच दैट एरर, उसको आप मिस्टेक को ठीक करोगे और आप जो है ना अपने अच्छे पेरेंट्स को जो है ना वो सिक्योर कर लोगे। सो फर्स्ट थिंग, फोर्स्ड वोकेबलरी आपने यूज नहीं करनी। सेकंड थिंग इज कि आपने सिली और स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अब ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने के बाद आपको एक सैंपल दिखाऊंगा, अच्छे आइल्स राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 दोनों अच्छे लिखे हुए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो है ना अच्छे वाले में और सिली मिस्टेक्स कहाँ हो सकती हैं, ये आपको प्रैक्टिकली भी नजर आ जाएगा। अच्छा जी, नाउ स्पेशली गोइंग टूवर्ड्स फैंसी वर्ड्स भी हम कह लें, लेकिन इसको इसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है ना, वो होता है कोहेसिव डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था राइटिंग में 4 टाइप्स के डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपके राइटिंग की असेसमेंट होती है। इट्स टास्क अचीवमेंट, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्राम लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड ग्रामर। अब उसमें जो थर्ड वन है ना, कोहेरेंस एंड कोहेजन, वो क्या होता है कि आपका जो एक लाइन है, ये एक पैराग्राफ है, हाउ वेल इट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो लाइंस और पैराग्राफ्स कैसे कनेक्टेड हैं आपस में। सो कोहेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं, मोस्टली ये मैं आपके साथ जो है ना चैट में आपके साथ वर्ड्स शेयर कर रहा हूँ। दीज आर जस्ट अ फ्यू सैंपल वर्ड्स। ठीक है, ये देखें जी, चैट में आप देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, आपने कुछ भी लिखा कि समझ लें आपने पीछे का आर्ग्यूमेंट डेवलप किया है कि इफ समझ लें कि इफ गन कंट्रोल लॉज, ठीक है, आर इम्प्लीमेंटेड, देन लाइव्स ऑफ मैनी सिविलियंस विल बी सेव्ड, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ फॉर इंस्टेंस लगा के आप यूज करेंगे कोई भी एग्जाम्पल देने की खातिर ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की जगह आप फॉर इंस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। टू कंक्लूड कहाँ यूज करते हैं, टू कंक्लूड मोस्टली जो है ना आप अपनी सारी राइटिंग के एंड पे इन कंक्लूजन या इन समरी, यहाँ पे टू कंक्लूड जो है ना ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस, ठीक है, ये समझ लें कि आपने एक कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया है और वैसा, और उस सिचुएशन के क्या हो पूरा गया? होने के बावजूद भी कोई चीज जो है ना क्या वो हो गया? उससे नेगेटिव जा रही हाँ, है। एंड इन एडिशन ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है ना एडिशन करने के लिए यूज होते हैं। अब ये चंद थोड़े से एग्जांपल्स मैंने दिए कोहेसिव डिवाइसेस की। अब ये बताने का मकसद क्या है मेरा पीछे, मकसद इसके पीछे ये है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि जितनी भी कोहेसिव डिवाइसेस हैं, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, आप उसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा ही आपको जो है ना राइटिंग में
मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इट्स ट्रू समवट, कुछ हद तक कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन इट्स नॉट इंटायरली हम समझ लें कि ट्रू। वाई? बिकॉज इसमें ये होता है कि अगेन वही चीज कि इसको आपने यूज तब करना है जब ये नेसेसरी है। जब आप इसका अननेसेसरी यूज करोगे ना, तो उससे अगेन वही दो चीजें होंगी, या तो आपकी जो राइटिंग है उसका मीनिंग चेंज हो रहा होगा, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। वाई? बिकॉज उसका जो सारा लॉजिक है ना आपका खत्म हो जाएगा, और फिर आपके टास्क अचीवमेंट के मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। या फिर उसका जो है ग्रामर गलत हो गई, तो फिर आपके ग्रामर वाले पार्ट में से जो है ना वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई यू डोंट वाना मिस यूज और ओवर यूज दीज कोहेसिव डिवाइसेस। नेक्स्ट थिंग जो है ना, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, the next thing people do is not addressing both parts of the question equally. Both parts से क्या मुराद है? What are the advantages and disadvantages of this phenomena? ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया। How well या how well do you agree or disagree with the statement? ठीक है, दो पार्ट्स हैं, लेकिन ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो अपना स्टार्टिंग वाला लिखना है ना, उसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और कंक्लूजन 4 टाइप्स के हमने बनाए ना। लेट्स सपोज जो हमने बनाया है इसका उसको कहते हैं आप लोग फॉर्मेट बनाया है कह लें, या उसका हमने आउटलाइन जो बनाई हुई है, उसमें इंट्रोडक्शन की रिफ्रेशिंग, बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2, कंक्लूजन, 4 पैराग्राफ्स आ गए। अब 4 पैराग्राफ्स में से एक तो आप बता रहे हो कि जी जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ लें सपोर्ट कर रहे हो उसको आप बता रहे हो। सेकंड वन में आपने ये लाजमी बताना है कि जो सेकंड वन डिसएग्री है वो क्यों कर रहे हो। अगर आप एग्री कर रहे हो ना अपने स्टेटमेंट ऑफ ऐसे में जिसमें भी, आपने सारा एग्री पे नहीं लिख देना, डिसएग्री के बारे में आप कुछ बता ही नहीं रहे। तो इससे क्या होता है, टास्क अचीवमेंट फुलफिल नहीं होती, और प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो है ना मार्क्स ओवरऑल डाउन चले जाते हैं। वही बात आ गई कि अगर आपने 10 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें से 8 सेंटेंसेस आपने लिख दिए स्टेटमेंट 1 के, बॉडी पैराग्राफ 1 में जो भी ओपिनियन था या जो भी पार्ट था, पार्ट 1 के 8 लिख दिए, पार्ट 2 के अगर आपने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो अगर आप उनको आपस में कंपेयर करो तो पार्ट क्वेश्चन 2 का तो आपने बहुत ही कम निग्लिजिबल 0 आंसर किया हुआ है। तो इस सेंस में बाजू का स्टूडेंट्स को लगता है कि जी हमने सेकंड आर्गुमेंट को भी बस हल्का से डिस्कस कर लिया है, लेकिन चूंकि हम फर्स्ट आर्गुमेंट से एग्री करते हैं तो सारा हमने जो है ना टाइम उसी को देना है। दैट इज absolutely completely wrong. You have to cover both the parts of the question equally. Only then you will get high marks, high band, especially in your IELTS writing. Got it? चलिए जी, इसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं जी के टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में नहीं लिखते। अब इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए जो है ना, मैं एक सैंपल क्वेश्चन आपकी चैट में लिख रहा हूँ सबके लिए। इसको आप अपने खुद से भी रीड करें, इसको देखें, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सी question is the computers are being used more and more in education, and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है और इसमें टॉपिक क्या है, 2 थिंग्स, ठीक है। अब में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट्स द क्वेश्चन एंड व्हाट्स द टॉपिक among this question, एंड या फिर आपने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया? जी सर, जी जी अहमद साहब। computers are being used more and more in education, and so there will be soon be no role of the teacher in education. This is the topic. Question: to what extent do you agree or disagree? ठीक है, चलें,
थैंक यू। बिल्कुल ऐसे जो जनरल टॉपिक है ना यहाँ पे वो ये है कि कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। ठीक है, बात तो इतनी सी है ना कि एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे यूज हो रहे हैं, ये जनरल टॉपिक की बात की गई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, टीचर्स भी यूज करते हैं। आप उसको टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको मार्किंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं उन्होंने आपसे पूछा कि कंप्यूटर एजुकेशन में क्यों यूज होते हैं। द रियल क्वेश्चन हियर इज कि हाउ दिस अफेक्ट्स द रोल ऑफ द टीचर। ठीक है, आप इसमें ये नहीं बता सकते कि कंप्यूटर टीचर कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, नहीं। क्वेश्चन ये है कि टीचर का रोल इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, आइदर इट्स पॉजिटिव आइदर इट्स नेगेटिव, क्या है कैसे है। ठीक है, अगर आप जनरली लिख दोगे कि जी कंप्यूटर इन एजुकेशन है, तो आपका वो आंसर जो है ना वो टास्क अचीवमेंट को रियली फुलफिल नहीं कर रहा होगा। गुड आंसर जो है ना वो ये बताएगा कि कंप्यूटर के आने से टीचर के क्लासरूम में रोल पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आपने जनरल टॉपिक के बारे में भी तो सोचना है, लेकिन ये भी देखना है कि क्वेश्चन आपसे एक्चुअल में क्या रिक्वायर कर रहा है, स्पेसिफिकली आपसे क्या पूछा गया है। ये बात आपने याद रखनी है, इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में कितना पता है, या आपको क्लासरूम्स की मैनेजमेंट के बारे में कितना पता है। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। दे आर टेस्टिंग योर एबिलिटी टू आंसर दैट क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा गया है। इस चीज का ख्याल रखना है। नाउ टू रिकैप इट, हमने देखा है कि आपने समझ लें कि फोर्स वोकेबलरी नहीं ऐड करनी अपने पास से हाई फाई, ग्रामर की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको आपने यूज करना है, लेकिन उसको भी आपने मॉडरेट क्वांटिटी में करना है, उसको आपने ओवर यूज नहीं करना। और उसके बाद हमने देखा कि हम में क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, दो हैं तीन हैं, तो उन सबको हमने इक्वली ही डिस्कस करना है, ज्यादा कम उसको नहीं करना है। आइदर वी डिसएग्री और एग्री विद इट, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने प्रॉपरली डिफाइन करना है। देन क्वेश्चन के हमने टॉपिक के बारे में नहीं, क्वेश्चन इटसेल्फ के बारे में हमने जो है ना इसको राइट करना है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट इज समझ लें कि मोस्ट common and very difficult for students to overcome is they cannot develop the ideas। आइडिया में डेप्थ नहीं होती, लॉजिकल फ्लो मेंटेन नहीं हुआ हुआ होता। इसका क्या नुकसान होता है कि आपसे मोस्टली जो है ना सिर्फ सरफेस लेवल की चीजें आप कर रहे होते हो। या कुछ लोग दो चीजें करते हैं ना, देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक तो जिनको टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है, दे हैव बेसिक नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज इसके बारे में बहुत अच्छा है। एंड एक साइड पे वो बंदा है जिसको जी उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब जिसको बहुत कुछ पता है ना, दिस इज डिसएडवांटेज फॉर दैट पर्सन कि उसको उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा पता है। व्हाई व्हाई इज इट? बिकॉज वो उसके अंदर इतना कुछ लिखने की एबिलिटी रखता है कि उससे ना टाइम मैनेज होगा, ना उससे आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करे जा सकेंगे। इसको हम कहते हैं शॉर्टगन अप्रोच। लाइक इन दी समझ लिए टीचिंग की लैंग्वेज में इसको हम शॉर्टगन अप्रोच कहते हैं कि हर चीज इकट्ठा किया आपने, उसको जो है ना एक ही बार इकट्ठी हर चीज उसके अंदर ना फेंक दी। तो लेट्स सपोज अगर आपसे डिस्कस दी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की है, आपने 6 एडवांटेजेस लिख दिए, 6 डिसएडवांटेजेस लिख दिए, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है। अब ऑल दो पीछे मैंने बताया कि आपने इक्वली ही राइट करना है, यहाँ पे आपने कोशिश की कि मैं इक्वली ही जो है ना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करूं, लेकिन 5-6 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो ना, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि आप उसका लॉजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे। 5-6 अगर एडवांटेजेस है ना, लेट्स सपोज अ थिंग एज अ 5 एडवांटेजेस, तो हर एडवांटेज की एग्जांपल भी तो अलग है, हर डिसएडवांटेज का इफेक्ट या एग्जांपल भी तो अलग है। लेकिन हमने जो डिस्कस किया हुआ है, हमने किया हुआ है बॉडी पैराग्राफ कोई भी है ना, उसमें स्टेटमेंट उसके जो भी आपकी बन रही है, समझ लें कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट कह लें, और उसका लॉजिक जो आपने बनाया है वो, एंड देन आपने उसकी एग्जांपल देनी है।
अब 5 रीजंस को अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो सबको अगर आप ऐसे करने लगोगे तो इतना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बजाय इसके ये कि आप 5-6 लो क्वालिटी या अनडिवेलप्ड आइडियाज को डिस्कस करो। जस्ट जस्ट चूज 2 ऑफ देम, सिर्फ 2 उसमें से आप चूज कर लो, बहुत अच्छे वाले, बहुत लॉजिकली, और दोनों को आप जो है ना लॉजिकली और इन डेप्थ डिस्कस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो समझ लें कि एग्जामिनर है ना, वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा सही से। अब मैं आपसे जो हूं ना एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि लेट्स सपोज के वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन के जी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, मैं आपके साथ एक सैंपल पैराग्राफ इन द चैट अगेन शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम उसको रीड करते हैं क्या कहा हुआ है बंदे ने। देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू वर्किंग एट होम। फर्स्टली इट कट डाउन द कम्यूटिंग टाइम बिकॉज यू डोंट हैव टू ट्रेवल टू वर्क। Secondly, it is more flexible because you can choose the time you work. Thirdly, it is very convenient because you don't have to leave home. Fourthly, it saves cost. Lastly, it means you can spend more time with your family. अब अगर हम इसकी बात करें ना, कोहेरेंस कोहेजन की, ग्रामर की, लेक्सिकल रिसोर्स की, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एग्जाम्पलरी ही लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसने जो डिस्कस किया है ना, ये रेलिवेंट तो है लेकिन इसको डेवलप नहीं कर सका। वो एक अच्छे राइटर की तरह उसको डेवलप नहीं कर सका। ये उसको डेवलप आपने कैसे करना है, उसमें से आप सिर्फ 2 आइडियाज को लें और उसको जो है ना लिखना शुरू करें। अब चूंकि हमारे पास क्लास में टाइम इतना होता नहीं है कि हम लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखें, तो ये सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ पे करके रखी हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप इसी को ही, इसमें से 2 पैराग्राफ्स उठा के उसको आप सही तरीके से कैसे लिख सकते थे। अगेन गो इन द चैट और अब इसको देखिए। द मेन एडवांटेज इज द फैक्ट दैट इट मीन्स दैट वी डू नॉट हैव टू कम्यूट एंड टू एंड फ्रॉम वर्क। ठीक हो गया, स्टेटमेंट बता दी हमें कि मेन एडवांटेज ये है कि हमें दफ्तर से आना जाना जो है ना वो नहीं पड़ेगा। This saves us a lot of time because we are not stuck in a car or train every morning and evening. देखें, फर्स्ट जो लाइन है उसमें हमने मेन स्टेटमेंट बताई, सेकंड में हमने उसकी रीजन या एडवांटेज बताया, थर्ड लाइन पर हमने एग्जांपल बता दी है। फॉर एग्जांपल, a recent report in the Times stated that the average person working from home saved around 20 hours per month. ठीक हो गया। अब एक और मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट जो नहीं करनी। अब आपको नहीं पता रिसर्च क्या कह रही है, ठीक है ना, फेक रिसर्च कोट नहीं करनी आपने, यहाँ पे आप कुछ और डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, फेक रिसर्च कोट नहीं करनी। जो नेक्स्ट है ना, जो भी हमने क्या उसको डिस्कस किया हुआ है, उसमें रिसर्च कोड नहीं है, उसके एग्जांपल डिफरेंट है, आगे पढ़े। A related benefit, ठीक है, is that it enables us to be more flexible with our time by removing the need to be in the office from 9 to 5. People can start earlier or work in the evenings. Personally, अच्छा, अब फिर वही बात मैंने आपको बताया कि आपने ऑन द पॉइंट टोटली बताना है कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ। Personally, I prefer to work at night, and the internet has given me the freedom to spend time with my family in the morning and work after they have gone to bed. अब देखें, डेप्थ के साथ राइटिंग हुई है। ऑल्दो सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि मैं फैमिली को टाइम दे सकता हूँ और दूसरा मुझे दफ्तर आना जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 चीजें लिखी हैं। लेकिन इतना चेंज हो गया है ये एक सेंटेंस दूसरे से कि इसके बाद बैंड्स में आप समझ लें जमीन आसमान का जो है ना वो फर्क आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि राइटिंग करते हुए आपने इन सारी मिस्टेक्स को समझ लें कि रिपीट नहीं करना। And if any of you wants to have a look at a band, a high band या band 9 sample essay, तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके वो भी कर देता हूँ।
लेट्स गो यानी कि लेट्स गो थ्रू राइटिंग टास्क 1 एग्जाम्पल फर्स्ट, उसके बाद हम टास्क 2 के एग्जाम्पल को देख लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल चेक एंड सी कि क्या यहाँ पे वो वाली सिली एग्जाम्पल्स हैं या नहीं है। अब ये हमारे पास टेबल है, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इसके बारे में कंज्यूमर स्पेंडिंग डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट कंट्रीज इन 2000 टाइम, ठीक है, ऑलरेडी रिटन है। अब देखें जी, द फर्स्ट लाइन, the table illustrates the proportion of consumer expenditures in Ireland, Italy, Spain, Sweden, and Turkey on three types of consumer goods in 2002. ऊपर क्या था? Table gives information about consumer spending on different items in 5 different countries. मैंने बताया था फर्स्ट लाइन को आपने पैराफ्रेज करना है, रिफ्रेज करना है, ऐसे ही बिल्कुल एक्यूरेटली की हुई है। अपनी तरफ से उन्होंने कंट्रीज के नाम भी लिख दिए हैं। यू हैव ऑलवेज अ विगल रूम टू डू दैट, इसको भी आप कर सकते हो ऐसे। अब देखें जी, ओवरऑल, ठीक है, द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट ऑल कंट्रीज स्पेंट मोस्ट ऑन वाज फूड, ड्रिंक्स एंड टोबैको which was 3 times higher than on the other types of goods. अब अगर आपको याद हो, राइटिंग टास्क 1 की क्लास में मैंने ये बताया था कि आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर आपने ओवरऑल ट्रेंड का जिक्र करना है, बट यू डोंट हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ डिजिट्स, फिगर्स और नंबर्स इन इट, ठीक है, वो आपने इसके अंदर नहीं लिखने, तो यहाँ पे भी नहीं लिखे हुए। हालांकि इसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि बात ये की हुई है कि ड्रिंक्स और फूड, ड्रिंक्स और टोबैको पे 3 टाइम्स हायर कॉस्ट है। अब 3 टाइम्स हायर कितना है वो हम आगे जाके डिस्कस करें, ठीक है। द लोअर स्पेंडिंग, अच्छा एक और चीज अब देख लें, पहली लाइन में हाईएस्ट स्पेंडिंग, दूसरी लाइन में लोअर स्पेंडिंग की बात की हमने। लॉजिक चल रहा है ना एक पैराग्राफ में, यही लॉजिक आपको चाहिए होता है, जो यही है आपकी, समझ लें, राइटिंग में मेन डिफरेंस, द मेन थिंग, द समझ लें द डील ब्रेकर, द थिंग जिससे आपके बैंड्स कम या ज्यादा होते हैं। कि चलिए, ग्रामर की मिस्टेक्स सबकी होती हैं, मैं लिखता हूँ मेरी भी होती हैं, लेक्सिकल रिसोर्स हो सकता है मेरा भी इतना अच्छा ना हो, ठीक है। The different thing that I'm doing from the other candidates is this. मैं लॉजिक को लेके चल रहा हूँ, and that's the thing the examiner will see and reward on it. ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ पे आ जाए क्विकली। इन टर्म्स ऑफ फूड, ड्रिंक्स एंड टोबैको, टर्की स्पेंट द मोस्ट। लॉजिक आ गया। उसने बात की, सबसे ज्यादा किसने स्पेंड किया? टर्की ने। साथ उसने उसकी फिगर बता दी 32.14%। फिर बताया आयरलैंड का एक्सपेंडिचर भी हाई था, स्वीडन ने जो है ना कम किया। देख रहे, एक ही लाइन में 3 कंट्रीज को उसने हाई, मीडियम और लो करके डिस्कस कर दिया। स्पेन एंड इटली जो था ना, इनका रह गया था। अब अच्छा, अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे ना तो आपके बैंड्स में वो एज सच कमी नहीं होगी, लेकिन चूंकि हम ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल, सपोज्ड आइट्स बैंड 9 एग्जांपल सैंपल, ठीक है, तो चूंकि इसलिए फिर इसमें उन्होंने ये चीज भी लिखी हुई है। अब कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए ऑन द अदर हैंड उन्होंने डिस्कस कर लिया। पहले उसने पहले 3-4 कंट्रीज का बताया, या पहले हाई एक्सपेंडिचर का बताया, अब वो लो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, लोएस्ट एक्सपेंडिचर वाज ऑन लेयर एंड एजुकेशन व्हिच वाज अकाउंटेड फॉर इतने परसेंट, ठीक है। इसमें टर्की ने ज्यादा किया और स्पेन से उसका जो था ना वो डबल था। अब अगर इस एक पैराग्राफ को मैं समझ लें, इसका एल्गोरिदम आपको निकाल के दूं ना कि इसकी उसने क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ। इस पैराग्राफ में उसने जो है ना ये किया है कि हाई बताए, फिर उसने बताया लो, ठीक है, फिर उसने एक कंपैरिजन कर दिया जो कि उसने बहुत स्किलफुली किया कि 1.98% यानी कि अराउंड 2%, 4.35%, 2% अराउंड डबल ही है।
4.3% अराउंड डबल ही है 1.98 के, तो उसने अराउंड डबल दैट ऑफ स्पेन, और फिर उसके साथ बता भी दिया कि जी इतनी इतनी वैल्यूज थी, और तब मैंने उसको डबल लिखा है। ठीक है, और फिर क्लोथिंग और फुटवेयर की इतनी इतनी थी। अब जो मोस्ट आप समझ लें कि ओवरऑल जनरली ये चलते हैं कि ज्यादातर आईएलटीएस एग्जामिनर या ट्यूटर्स, इंस्ट्रक्टर्स आपको सजेस्ट यही करते हैं कि आपने जो है ना टास्क 1 में कंक्लूजन नहीं लिखना। ठीक है, एंड इफ यू आर हाई बैंड अचीवर, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आप 7 अबव 8 इसके राउंड अबाउट जाएं, और आप पीछे अपनी कोहेरेंस एंड कोहेजन, ग्रामर, ये सारी चीज को मेंटेन कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली ना लिखें। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पिछले ट्रेंड्स को डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पे समरी में हमने ऑलरेडी बता दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये देखिए ओवरऑल बता दिया हुआ है। अगर आप नीचे भी समराइज कर देंगे तो मसला नहीं है, बस ये है कि अगर आपने ऊपर एक दफा ओवरऑल करके समराइज कर दिया ना, नीचे आपने उसको डिफरेंटली करना। सेम करेंगे तो क्या होगा, रेपिटेशन है, रेडंडेंसी आ गई, और कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है ना, वेस्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम हो गया आपके लिए। इसलिए यहाँ पे एंड पे ओवरऑल या समरी नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि ऊपर अच्छे तरीके से बता दी है। अगर आपको दो डिफरेंट लॉजिक्स के साथ समराइज करना आता है, वेल एंड गुड, आप ऊपर भी करें नीचे भी करें। अगर ये नहीं आता तो आप ऐसे ही इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, प्लीज शो द टेबल इन पैरेलल फॉर फर्दर क्लियरेंस। यार अब ये वर्ड में ऐसे होते हैं, इसको मैं स्टिक तो करने से काफी मुश्किल हो जाता है ना इसको स्टिक करना। चलिए मैं देखूंगा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा इसका सेटअप बना लें कि अगर तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं पैरेलल, लेकिन ऐसे क्या है ना, फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा, फॉन्ट बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। और अगर तो आपका है इंटरनेट भी स्लो है, तो फिर आपके लिए ना मजीद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। चलिए, दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आज आई होप कि आपने जो 5-6 मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट की हैं उसके ऊपर आप तवज्जो देंगे, आपकी जो नेक्स्ट राइटिंग आएगी उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड आई नो इट गोज विदाउट सेइंग, बट आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होगे उसको साथ साथ। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो the recording of this lecture would be available after a few days on our website wslacademia.com, where you can find practice test. ठीक है, so चलिए, that's great, that's good to know कि आपने नोट कर लिए हैं उसको।